एम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 22वीं तरमीम जो है, जो अवामी इश्यूज़ हैं, जिसमें लोकल बॉडीज़ का इशू है, जिसमें पॉपुलेशन का इशू है, जिसमें NFC का इशू है, जिसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें सूबों और मरकज़ के दरमियान असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक जो है एक दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से बेहतर अंदाज से आवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम में ओपनिंग में हमने कुछ शॉर्ट्स चलाए जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनके बयान चलाए। बल्दियाती इंतखाबात, सूबों की तकसीम, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की बात की जाती है, काफ़ी अरसे से बास गश्त है, लेकिन उन पे बात वही आती है डेसूं डेसूं सिंध ना डेसूं। बात यही है कि सिंध की तकसीम नामुमकिन है। MQM की डिमांड की बात की जाए, फिर बल्दियाती निज़ाम की बात की जाए, NFC अवार्ड की बात की जाए, 28वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, ये तरमीम की बातें बाज़ गश्त सुनने में आ रही है और 28वीं की भी शुनीद है। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के वसाइल और मसाइल दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वही पाकिस्तान के लिए मसाइल बन जाते हैं। ये अजीब इत्तेफाक है, लेकिन पूरी दुनिया में होता यही है कि सियासी जमातें जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी करते हैं तो अवाम की फ़लाह बहबूद और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम के लिए बात की जाती है, जबकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कौन सी तरमीम, कौन सी अवाम और कौन सी फ़लाह बहबूद, लेकिन तरामीम फिर भी हो जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं रेहाम खान साहिबा, सरबराह हैं पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की, नई पार्टी है, और हम सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं रेहाम साहिबा। बहुत शुक्रिया। रेहाम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हमेशा से हमने देखा अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN या पीपल्स पार्टी की बात की जाए, हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पे खिंचाव और तनाव की सियासत रही। लेकिन आपकी जमात क्या ऐसी तब्दीली ला सकेगी कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी बन जाए और सियासी जमातें एक पेज पे आ जाएं, या आपकी जमात कुछ ऐसे इनकलाब ले आए कि जिसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया आसिम साहब। देखें, हमारी पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी मुनफरिद और मुख्तलिफ है इस वजह से क्योंकि ये तमाम सियासी पार्टीज जिनके आपने नाम गिनवाए, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी फैमिलीज के मफाद के लिए बारगेनिंग करती रहीं, एक दूसरे को और सिस्टम को ब्लैकमेल भी करती रहीं और इस्तेमाल भी होती रहीं। तो ऑल्दो तब्दीली वर्ड तो मेरा ख्याल है किसी को भी अब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतरी शायद बेहतर वर्ड है कि पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवाम की नुमाइंदगी इस तरह से प्रपोज कर रही है कि अवाम खुद अपनी नुमाइंदगी करें। यानी ये मुमकिन नहीं है कि किसान की नुमाइंदगी एक फ्यूडल लॉर्ड करे, एक वडेरा करे। ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर की नुमाइंदगी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब की औलाद करे। ये मुमकिन नहीं है कि आप उस हलके में रहते ना हो, आप उस हलके का पानी ना पीते हो, आप उधर स्कूल ना जाते हो, आपकी रिहाइश वहां ना हो, लेकिन आप उस हलके की नुमाइंदगी करें। तो ये बुनियादी फ्लॉ है पाकिस्तान में कि जो आपका नुमाइंदा सो कॉल्ड बैठा है प्रोविंशियल असेंबली में या नेशनल असेंबली में या खुदा ना खास्ता अपर हाउस सेनेट में, वो उस हलके की नुमाइंदगी नहीं करता जहां से वो इलेक्शन लड़ता है, और उन एहसासात और जज्बात और एस्पिरेशंस की नुमाइंदगी नहीं करता। 60% यूथ की बात ये तमाम पार्टीज करती हैं। कुछ यूथ के लिए नगमे बनाती हैं, उनको सड़कों पे लेकर आती हैं, कुछ यूथ में लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन यूथ अगर आप देखें तो 37% पाकिस्तानी नौजवान ना रोजगार है उसके पास, ना वो तालीम में है, ना वो ट्रेनिंग में है। ये फिगर्स वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट किए हैं। तो ये जिन लोगों के साथ आप हमारा मुवाजना कर रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये मौरूसियत की, ये नेपोटिज्म की, ये अशरफिया की नुमाइंदगी करते हैं।
یہ پاکستان کی جو 24-25 کروڑ عوام ہے اس کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان ریپبلک پارٹی لٹرلی از ٹرائنگ ٹو ری بلڈ دا مڈل کلاس. مڈل کلاس جب تک سروائیو نہیں کرے گی تو صرف اشرفیہ رہیں گے جو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسمبلی میں عید ملن پارٹی پروگرام کھیلیں گے, یا پھر آپ کے وہ لوگ رہیں گے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں, جن کو پھر یہ وظیفے دیتے رہیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہو گیا یا کوئی اور نام لے کے ان کو یہ وظیفوں پہ بس اتنا زندہ رکھیں گے کہ ان لوگوں کا نام اور نادرا آئی ڈی ہو تاکہ ان کے ووٹرز کے لیے کچھ نام میسر ہوں. لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ پھلیں پھولیں تھرائیونگ ایک اکانومی ہو, یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مڈل کلاس should flourish. تو پاکستان ریپبلک پارٹی اس طرح سے منفرد ہے کہ ہم معاشرے میں یہ بہتری لانا چاہتے ہیں. ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو سب سے پہلے ہمیں تعلیم دینی ہوگی, اس کو ہمیں اسکل دینا ہوگا, ٹریننگ دینی ہوگی, اور معاشرے میں ایک ذہن سازی کرنی ہوگی کہ بھئی یہ لوگ آپ کے اوپر حکمران جو ہیں یہ آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ایک ہماری کیا کہنا چاہیے کہ غلامانہ ذہنیت ہے کہ صرف V8 والے کو آپ ووٹ دیں گے یا ڈالے میں جو آئے گا, یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے, دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں ایک موومنٹ چلی ہے. جی بالکل, ہم نے جنزی موومنٹ دیکھی ہے جو کہ ہم نے دیکھی نیپال کے اندر بھی دیکھی, ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھی, ابھی اور ممالک میں بھی ہم نے دیکھا یہ کام شروع ہو گیا. لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ہم اپنے جو لاجسٹکلی آن گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر دیکھیں, ریحام صاحبہ یہ باتیں کتاب میں, مینیفیسٹو میں اور کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے, جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے, جس میں یہ فیوڈلز یا پھر یہ جاگیردارانہ نظام یا پھر یہ جو سیاسی خاندان کنبے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, اس سسٹم کے اگینسٹ کسی جماعت کو لانا نیئر ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا عوام نے, لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا عوام کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. MQM میں مڈل کلاس لوگ رہے اور ان کو سامنے لایا گیا, لیکن اس کا انجام کیا ہوا اور وہ کس رخ پہ چل پڑے یہ بھی عوام نے دیکھ لیا. تو اس کے اندر ہمیں لوگوں کا چناؤ کے لیے شخصیات اور چہرے دکھانے پڑتے ہیں, تب جا کے ووٹ ملتا ہے. تو آپ کیسے ایک ڈیفرنس کریٹ کر سکیں گی؟ عاصم صاحب, آپ تو ہماری آڈینس شاید نہ جانتی ہو, لیکن میں اور آپ, ہمارا جو تعلق ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے, آپ نے مجھے بڑے شروع سے, آغاز سے دیکھا ہے, 2012-2013 سے آپ جانتے ہیں. تو آپ کو تو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر سسٹم کی تو یہ خواہش بھی نہیں تھی کہ میں آج اس پروگرام پہ بیٹھی ہوتی, سسٹم کی تو یہ خواہش بھی نہیں تھی, دیٹ واز نیئر ٹو امپاسبل کہ میں واپس پاکستان آ سکتی, اٹ واز نیئر ٹو امپاسبل کہ میں ووٹ ڈالنے کے لیے جا سکتی. پولیٹیکل پارٹی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو امپاسبل از نتھنگ ایز فار ایز ریحام خان از کنسرنڈ. آئی ایم ہیئر لیونگ پروف آف یو کہ امپاسبل کچھ نہیں ہوتا. اور آج کے دن میں آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں, لوگ جو اپنے کو سمجھ رہے تھے کہ وہ 10 سال پلان لے کے آئے ہیں, ان کی دیکھیں کہ ان کی پنشمنٹس, ان کی پینلٹیز, ان کی امپریزنمنٹس کس قسم کی آ رہی ہیں. تو میں تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتی. وہ تو جو بویا انہوں نے وہ کاٹا, جو بویا وہ کاٹا. لیکن مطلب یہ تو تھا نا, they were invincible. They thought کہ جی 10 سال کے لیے آپ آئے ہیں, اور میں پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کی بات نہیں کر رہی, میں ملٹری پرسنل کی بات کر رہی ہوں. آپ جنرل فیض حمید کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے. تو جس قسم کی, تو میں تو اس بات میں بلیو کرتی ہوں, کیونکہ میرا تو جو سورس آف سپورٹ ہے نا, وہ کوئی نہ وہ جنرل ضیاء رہے ہیں, نہ وہ جنرل حمید گل رہے ہیں, نہ وہ جنرل باجوہ رہے ہیں. تو یہ بات ضرور آپ کو ماننی پڑے گی کہ دیر آر پیپل جو کہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں, اور اللہ پاک نہیں, آپ نے بہت محنت کی ہے نو ڈاؤٹ. لیکن ریحام, جب تک ہمارے ملک میں بات, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے, کہ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں مجھے, اور یہ بالکل ویلڈ کرٹیسزم یا فیڈ بیک ہے, اور اس کو انسان کو آن بورڈ لینا چاہیے, کہ فار ایگزامپل کہ جی آپ کی ATM کون ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جو ATM تھے, جن کے ATM تھے وہ کہاں ہیں, اور جو ATM تھے وہ کہاں ہیں. تو اگر یہ سسٹم ATMs والا یا الیکٹیبلز والا چلتا, تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی کہاں کھڑی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دفنا دیا ہے نا. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ویکیوم
There's a vacuum of political leadership and I am out there to make leaders, not followers. اور آپ دیکھیں کہ ممدانی صاحب کی جو ایک بڑا زبردست ایک ایگزامپل ہے کہ who could have thought کہ نیو یارک میں ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک سوشلسٹ ایک لیفٹسٹ سوشلسٹ جیت جائے گا. تو ٹو ایکسٹریم پولز ہیں, ان کو جوڑنا بہت مشکل تھا. جی. اور نیو یارک جیسے شہر میں امریکہ جیسے مطلب کیپٹلزم کے گہوارے میں آپ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں, that is also near to impossible, but nothing impossible is nothing, it's not in my dictionary. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ it is very very important کہ مجھ میں, ہماری پارٹی میں اور ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یہ سی ایم بننے کے لیے سیاسی پارٹیاں لانچ کرتے ہیں, پی ایم بننے کے لیے سیاسی پارٹیاں لانچ کرتے ہیں. یہ لاہور کو دیکھتے ہیں, یہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں, یہ 30 سال 40 سال میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے, یہ اپنی ذات تک انٹرسٹیڈ ہیں, اپنے بچوں تک انٹرسٹیڈ ہیں. تو یہ بات پاکستان ریپبلک پارٹی میں تو ہے ہی نہیں. آئی ایم آؤٹ ٹو میک اے ڈفرنس آن اے لانگ ٹرم بیسس, یعنی کہ میں رہوں نہ رہوں, میں ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. یہ اس قسم کی بات ہے کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے آج بیٹھی ہوں, ویمن ووٹ میرے پاس ہے, میں اتنی بولڈلی بات کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ 79 ایئرز لگے عورتوں کو ویسٹ میں ووٹ ملنے کے لیے. تو اگر پہلی عورت یہ سوچ جاتی کہ نہیں, it is impossible, it was impossible, but nothing is impossible until someone initiates it. So I believe not only in my own conviction کہ میں نہیں, مجھے آفر ہوئی ہیں چیزیں, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے, آپ کے خیال میں مجھے آفرز نہیں آئی ہوں گی, لیکن مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی آئی تھیں. جماعتوں کے علاوہ اور بھی چیزیں جیسے آفر ہوتی ہیں, منسٹریاں آفر ہوتی ہیں, پوزیشنز آفر ہوتی ہیں, آپ ان کو اس بیسس پہ ریفیوز کرتے ہو کہ نہیں, یہ میں کسی کی پپٹ بننے کے لیے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر کیا, پیسے بھی آفر ہوتے ہیں, لیکن یو سے نو ٹو دیٹ. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ someone somewhere has to start, اور میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کہ میری طرح سوچتے ہیں. اچھا ریحام, ایک بڑی ٹو بی آنیسٹ, میں اگر بڑا بلنٹلی بات کروں, آپ بھی سسٹم کو جانتی ہیں, میں بھی سسٹم کو جانتا ہوں, ہماری ملاقاتیں جو رہیں, ہمارے بیک گراؤنڈ ایک دوسرے کا ہم اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن سسٹم اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے ہر ایسے شخص کو جو کہ سسٹم کے علاوہ یا اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے. جب تک آشرواد نہیں ہوتی, کوئی سیاسی جماعت, پاکستان کی تاریخ ہے, کوئی پاکستان کی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آئی یا پھر وہ ابھر کے سامنے نہیں آئی, کیونکہ جب تک آپ کو کسی کا آشرواد نہیں ہوگا آپ سسٹم میں نہیں چل سکتے. کچھ ہم نے جماعتوں کو دیکھا, انہوں نے آنے کے لیے منورنگ کی, انہوں نے سسٹم کو استعمال کیا, اور جب وہ اقتدار میں یا پھر وہ کسی پوزیشن میں آ گئے تو انہوں نے پھر اپنی کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد میں ان کو بیک لیش ہوا, اور اس کے بعد سسٹم نے ان کا رخ ادھر ہی موڑ دیا موم کی ناک کی طرح, جہاں وہ چاہتے تھے. اچھا, میں اس پہ آپ سے ایک تھوڑا سا انٹلیکچوئل اٹس اے ویری بروٹل ریالٹی آف پاکستانی پالیٹکس. ایسا نہیں ہے. جی نو میں بڑی کھل کے آپ سے بات کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ آپ جس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ کانٹراڈکٹری پالیٹکس کرنا اور کمپلیٹلی ان سے بالکل انحراف کرنا اور کمپلیٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جانا, کوئی بھی یہ پالیٹکس نہیں ہے. اس لیے بیکاز ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے کہ جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے, جو ہنری کسنجر صاحب ڈیسائیڈ کر کے گئے ہیں, یا پینٹاگون میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے. سو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ یس سر کریں. جن لوگوں کی یا جس پارٹی کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں وہاں یہ نہیں ہوا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی کے بیکنگ سے, کسی کی پری پول انجینئرنگ سے یس سر کر کے آپ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, یہ نہیں کہ آپ نے ملک کے مفاد کے لیے کوئی سٹینڈ. جنرل فیض کی مثال آپ کے سامنے ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, بلکہ فیض حمید میں کہوں گا اب جنرل نہیں رہے, وہ میرے خیال سے سزا کنوکشن ہو گئی ہے ان کو, اور رینکس لے لیے گئے, کنوکشن ہو گئی ہے. جی تو ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مثال تو ایکچولی یہ ایک سکسیس کا ماڈل ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. میں آئی ڈس ایگری ود دس کہ اگر یہ سکسیس کا ماڈل ہوتا تو جو جنرل باجوہ صاحب نے یا جنرل فیض نے اتنے پیار سے کوئی سجا کے پلیٹ آپ کو دی اور پھر آپ نے اس سے بگاڑ لی. دس از این ایگزامپل کہ آپ اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ سے
डिप्लोमेटिकली या टैक्टफुली उनको हैंडल नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप किसके साथ डिप्लोमेसी करेंगे? आप अपनी ही डीप स्टेट के साथ अगर आपकी बन नहीं रही, वो जिनके आप सो कॉल्ड लाडले हैं, तो आप क्या इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखेंगे, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखेंगे? तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में इट इज इम्पॉसिबल कि आप अगर कंफ्लिक्टिंग आइडियाज रखते हैं या कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज रखते हैं, तो आप कैसे चल सकते हैं? मैं इसको आशीर्वाद नहीं समझती। आई थिंक कि मेन जो गोल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर वेपन पे या न्यूक्लियर डिटरेंसी पे एग्री नहीं करते, दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल। ये रेड लाइन है, ये तो देखिए वो रेड लाइंस हैं, जो रेड लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। लाइन है, हाँ। लेकिन there were 2-3 interviews given to US interviewers जिसमें कश्मीर को न्यूक्लियर वेपन के साथ जोड़ा गया, which is against anyone। जो कि जर्नलिज्म शुरू करता है उसको पता है कि न्यूक्लियर वेपन डिटरेंस जो है वो कश्मीर के साथ जोड़ना, anyone, you don't have to go to NDU to learn this। तो how does the Prime Minister of Pakistan not know this and say this? So ये बातें ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि डीप स्टेट के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं उनके नॉट ओनली मुखालिफ थे, बट ऑल्सो द फैक्ट कि आप जाती वेल्थ क्रिएशन में या जाती इन्फ्लुएंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल सीएमशिप उस्मान बुज़दार का, आप मुझे बताएं कि ये आप गलत समझते हैं? आई माइट हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल डिफरेंसेस विद मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता होगा कि जाहिर है मैं कोई जनरल फैज की या जनरल बाजवा की कोई सपोर्ट तो मुझे नहीं मिली, लेकिन डू यू थिंक कि ये गलत उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर जनरल बाजवा ने कहा कि आई थिंक कि उस्मान बुज़दार को सीएम नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। एनी ब्लाइंड पर्सन कैन सी दैट। सो ये आशीर्वाद का जो वर्ड है और ये जिस तरीके से आम जबान में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, आई थिंक कि आप बड़े कूल और कंपोजर के साथ, दलाइल के साथ, आप लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। अगर आप रेहम साहबा, वन मोर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक और सवाल छोटा सा आपसे करूंगा कि आप क्या समझती हैं कि आपकी पार्टी में कौन मेंबर्स होंगे? आपके पास इलेक्टेबल्स हैं या फिर आप नए फेसेस या फिर नई जमात के लिए वो हुनरमंद या वो लोग जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है उनको आगे लेकर आएंगी? देखिए, आई हैव बीन वेरी केयरफुल, और मैं पिछले 2 साल से जैसे आप कंपनी की हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं लोगों के ऊपर, आप वेटिंग कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है, फिर उसको अपनी कंपनी में लाते हैं। आई थिंक इस मुल्क को कंपनी के तौर पे रन करना चाहिए, जैसे एक सीईओ कंपनी रन करता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में मैंने जो अपनी हमारी जो कोर एक हमारा बोर्ड है उसमें मैंने ऐसे लोगों को रखा है जिनको मैं पर्सनली शायद नहीं जानती, मेरे कोई सोशल सर्कल या कोई फैमिली या ऐसे कोई उनसे मरासिल नहीं थे, बट दे आर सक्सेसफुल पीपल इन द एरियाज दैट आई नीड हेल्प इन। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरीके से दुनिया जा रही है, इन लोगों को ई कॉमर्स की समझ है, इन लोगों को एनवायरनमेंट की समझ है, इन लोगों को एग्रीकल्चर की समझ है, एंड दे आर ऑल फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स। इनके वालिदैन भी पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये एक shall we say कि एक कोइंसिडेंटल है। Obviously, I have no space for nepo kids in the party. ठीक, चलें, all the best, all the best. hashtag nepo kid है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। I also think कि ये जो बुड्ढे बाबे हैं ये बहुत ज्यादा बहुत स्टक हैं, they're rigid, they don't understand कि दुनिया अब बहुत डिफरेंट तरह से ऑपरेट करती है। इनको पता नहीं है कि आज मोसाड में जो लोग बैठे हुए हैं वो फाइनेंशियल गुरुज हैं, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। दिस इज हाउ द इंटेलिजेंस डायनामिक्स चेंज हो गई है रेहम साहिबा, डेफिनेटली दुनिया की, हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा, आईटी के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। फाइंड इलेक्टेबल्स इन आवर पार्टी, नॉट एट लीस्ट इन द फाउंडिंग मेंबर्स एंड इन आवर कोर बोर्ड। ठीक है, ये दिस इज आल्सो ट्रू कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप उस तरह से इलेक्टेबल्स, यानी कि जो लोग सब मुझसे पूछा ना क्या बड़े बड़े नाम, भाई बड़े बड़े नामों ही से तो मैं एलर्जिक हूं। अगर बड़े बड़े नाम मुझे चाहिए होते तो मैं उनकी पार्टी में ना चली जाती। ठीक हो गया रेहम साहबा, इस पे एक डिटेल इंटरव्यू आपके साथ 1-on-1 स्टूडियो में हमारा करना पड़ेगा हमें, और इसके ऊपर आपसे पूरा इसका प्लान भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रही। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे वक्फा और प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब और अपने नए गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब और मुशीर भी हैं आप सीएम सिंध के, और हमारे साथ हैं मोहम्मद अरशद वोहरा साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं MQM के। खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों को। अच्छा रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी और MQM का चोली दामन का साथ है और लड़ने के लिए भी हम कहते हैं कि आपस में जो टकराव है इनका हमेशा रहता है। अभी भी हम बल्दियाती निज़ाम के हवाले से देखें तो बातें हो रही हैं, फिर 2 सूबे बनने की बात हो रही है, कराची को अलग करने की बात हो रही है, जिस पे आपको शर्जील मेमन साहब ने कहा कि इम्पॉसिबल अगर सूबा या सिंध को तकसीम करने की बात की जाए। और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तो आपको अंदाज़ा है कि हर जमात मानती ज़रूर है, करती कुछ नहीं है। यानी कि जब गवर्नमेंट में आ जाती है तो उसके बाद उसको वो तोड़ मरोड़ के अपनी मर्ज़ी का बल्दियाती निज़ाम बनाती है। आपको क्या लगता है कि कराची शहर के साथ ज़्यादती है कि वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है? MQM की जो डिमांड्स हैं वो ठीक हैं, उनके लिए तो 28वीं तरमीम की भी बात की जा रही है कि हुकूमत ने वादा कर लिया है तो वो उनके लिए करेगी पूरी। मैं समझता हूँ कि ये बात पूरे मुल्क के लिए आसिम भाई लम्हा फिक्रिया है कि हमारे पूरे मुल्क में सेनेट है, कौमी असेंबली है जो पार्लियामेंट कहलाती है, सूबाई असेंबलियां हैं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टियर है, 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का, जो कि बराह रास्त एक आम आदमी के मसाइल के हल के हवाले से हुकूमतों में होता है, हुकूमतें इसको प्रमोट करती हैं और यहीं से इसी टियर से, लोकल गवर्नमेंट के टियर से बल्दियाती मसाइल के हल से लीडरशिप पैदा होती है, डेवलप होती है। बदकिस्मती रही हमारे मुल्क में कि ये जिन अदवार में फला फूला है वो आमिरों के अदवार रहे या मार्शल्ला अदवार के लिए, जहाँ जनरलों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए इस सिस्टम को मजबूत करना पड़ा। बहरहाल फायदा अवाम का हुआ, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सूबा सिंध के अंदर की हद तक एक बल्दियाती निज़ाम है। ठीक है, उसको मजीद एम्पावर होना चाहिए, लेकिन उसी बल्दियाती निज़ाम में MQM के मेयर वसीम अख्तर साहब भी थे। ठीक है, उनको शिकायत रही और बजाय शिकायत रही वो मुस्तफा कमाल भी थे। नहीं, मुस्तफा कमाल उस बल्दियाती निज़ाम में नहीं थे। मुस्तफा कमाल साहब जो थे मुशर्रफ साहब के बल्दियाती निज़ाम में थे। मैं उसी निज़ाम की बात कर रहा हूँ ना, था वो भी बल्दियाती निज़ाम ही। नहीं, वो बेसिकली वो बल्दियाती निज़ाम नहीं था असीम भाई। अगर आप उसका सिर्फ टाइटल ही देखें ना, वो CDGK कहलाता, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहलाता था, जबकि ये वाला जो है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इन दोनों निज़ाम में एक बड़ा फर्क है कि इसमें जो अथॉरिटी है, डेवोल्यूशन है, वो उस तरीके से नहीं आई है। लेकिन फिर भी सिंध वाइज सूबा है, जहाँ KP में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद PTI ने बल्दियाती निज़ाम को मफलूज कर दिया, पंजाब में है ही नहीं। लेकिन अब चूंकि एक कैंपेन चली है और मैं इस कैंपेन की हिमायती हूँ और मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को ना सिर्फ मजबूत होना चाहिए बल्कि इसके अंदर जो इस्लाहात है उसको लेकर आने चाहिए। तो मत सो के 27वीं आईनी तरमीम की जो स्पीचेस हुई है उसमें अगर आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच सुने, उसका वो पोर्शन, उन्होंने इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ठीक है, ये कानून, इसमें बेहतरी की जरूरत है और उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने सिंध की तारीफ भी की और साथ में उन्होंने कहा कि अगर आगे जाके कोई आईनी तरमीम है उस पर बैठकर हम बात करने को तैयार है। तो मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के, ये बुनियादी खामखा की जो आपस की चपकरिश होती हैं उसे निकाल के टेबल टॉक से हल होगा। आईनी तरमीम जो है वो जलसे जुलूसों से नहीं होती हैं। तो आपने दावत दी MQM को, कि हमारे साथ बैठे? लावल साहब की ऑन द हाउस नेशनल असेंबली की स्पीच बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें दावत दी गई, इनवाइट किया गया। अच्छा चले, अरशद वोहरा साहब, योर टेक नाउ, आप क्या कहते हैं? अरशद वोहरा साहब जी देखें, ये बिल्कुल सही बात की है रजा भाई ने, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम इन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि यस, ये जो आर्टिकल 148 को डिफाइन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। इवन सिंध गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें भी उसको जो है उसी तरीके से मनोन लिख दिया गया है जैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया है। आर्टिकल 148 के बारे में 3 लाइनों का वो है, 3 लाइनों पर मुश्तमिल है। जबकि उसको अगर आप डिफाइन करते हैं जो MQM चाहती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और MQM भी यही चाहती है, तो अगर इसको डिफाइन किया जाता है तो ये जो है ये एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, एम्पावरमेंट टू द लोअर लेवल, नीचे के तबके तक ये तमाम चीजें, ये इख्तियारात जो है ये डिवॉल्व होते हैं। और ये सिर्फ कराची की डिमांड नहीं है, ये कराची से लेके खैबर तक तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये इसमें हर एक का फायदा है। ये कराची का फायदा, कराची ने इस पे शोर क्यों किया, कराची ने इस पे शोर यूं किया। आप अगर आप
जो मुस्तफा कमाल की स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस देंगे कि सूबे की बात की, या देखिए कोई सूबे की बात नहीं करता अगर आप जो है पॉपुलेशन को सही गिन लें, आप जो है डिलीवर सही कर दें। आज अगर आपका डिलीवरेंस लेवल अच्छा होता, आज कराची के जो इश्यूज है ना वो सिविक इश्यूज हैं। कराची की आवाम जो परेशान है वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से परेशान है, कराची के सीवरेज के निजाम की वजह से परेशान है, पानी का कराची मसला, कचरा न उठाने की वजह से परेशान है, कराची में पानी का मसला है, सड़कों का गर्ज ये मसला। और फिर इस आवाम को ये भी पता है कि ये उन बल्दियाती दौर में K2 और K3 जो है, ये उन बल्दियाती अदवार में कराची को पानी मिला था 100 MGD K2 का और K3 का, जब फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल मेयर थे। देखें आज के कराची में आज अच्छा गौरव साहब, एक छोटा सा सवाल बनता है आपकी इस गुफ्तगू के दौरान। रजा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों माजी के कुलीग्स भी हैं। मुझे ये बताइए, 18वीं तरमीम में आप लोग भी शामिल थे और 18वीं तरमीम ही शाखसाना है तमाम मसाइल का इस वक्त, बल्दियाती निज़ाम की तबाही का। जो फंड मिलता है वो CM को चला जाता है, वज़ीर आला के पास होता है। आप पैसे मांगो, आप पहले वफाक से ले लेते थे, आपको मुशर्रफ दौर वाला सिलसिला याद है, लेकिन अब आपको पैसे नहीं मिलते और वो चला जाता है सीधा सिंध हुकूमत को, और वहाँ से आप लोगों को डिलीवर नहीं होता। इसलिए आप लोगों की आपस में हमने लड़ाई भी देखी हमेशा। देखिए ये लड़ाई पैसों की नहीं है, लड़ाई जो है डिलीवरेंस। सर ताकत और पैसा एक ही चीज़ है ना, इख्तियारात तो वहीं से आते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। देखें अगर तो आप अभी आपने ये बात की कि जो है 18वीं तरमीम में MQM भी हिस्सा थी, तो ये जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A के बारे में लिखा गया था, ये सिर्फ MQM की वजह से लिखा गया था, लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है उसकी फर्दर डिफिनेशन नहीं हुई। अच्छा 18वीं तरमीम जो है, देखें हम सब बात करते हैं 73 के आइन की बात करते हैं। 73 के आइन को जब भुट्टो साहब लेकर आए थे तो खुद भुट्टो साहब ने अपनी ही मौजूदगी में उस आइन के अंदर तरामीम की थी, और उनके अपने दौर में जो है कंटिन्यूसली कई तरामीम हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो चेंजेस ना की जाए या उसको अमेंड ना किया जाए। अब जब 2018 में ये 18वीं तरमीम जिस वक्त की गई थी 15 साल पहले, उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, उस वक्त की पॉपुलेशन कुछ और थी, उस वक्त की डेमोग्राफी कुछ और थी, मसाइल कुछ और थे। उस वक्त आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है दैट वाज लेस देन 2%। आज आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है KPK का 3.5% है, आपका पंजाब बलूचिस्तान और सिंध का 2.5% है, विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। और NFC की सबसे बड़ी जो NFC का फॉर्मुलेशन है उसमें 80% जो है पॉपुलेशन बेस्ड अवार्ड किया जाता है इसको। तो आप ये देख लें कि तो सर सेंसस ही जब आपके ठीक नहीं हुए, जिस पे सबको इतराज है, तो फिर उसके बाद आपका NFC अवार्ड किधर गया? अलग से मैं कहता हूं आप सेंसस ठीक कर लें, MQM कभी भी जो है ना अलग सूबे की भी डिमांड नहीं करेगी, ना वो जो इंतजामी क्या कहते हैं डिविजन्स या अरुण साहब, अरुण भाई, आप रजा भाई सेंसस सही कर लें। जिस दिन आपने सेंसस सही कर लिए, जी उन्होंने कहा है सेंसस के ऊपर के आज सेंसस ठीक हो जाएं तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे, ना MQM सूबे की बात करेगी, ना इंतजामी कोई मसाइल होंगे। सेंसस ठीक होने से NFC ऑटोमेटिकली आपका जस्टिफाइड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की मुतालबा करेगी जी। अगर सेंसस सही हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे का मुतालबा करेगी। जी रजा भाई। अरशद भाई बैठे हैं। MQM का कभी बराह रास्त किसी पॉलिसी स्टेटमेंट में या किसी मंशूर में या इवन उसके आइन में सूबे का कोई जिक्र नहीं, सूबे का कभी MQM ने मुतालबा नहीं किया। और कन्वीनियंटली देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मसाइल का तस्करा अरशद भाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इस पे बात होनी चाहिए। इस वक्त अगर सेंसस अगर आप देखें किसका सब्जेक्ट है, ये बाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है ना। बाकी हुकूमत में इनके 2 वज़रा हैं अरशद भाई की पार्टी के, इनका गवर्नर बैठा हुआ है। मतलब जिससे शिकायत करनी है अरशद भाई, आप उसका पार्ट हो ना, और वज़ीर आज़म के साथ बैठो, आपने सेंसस वहां से ठीक करवाना है। दूसरी बात अगर आप देखें तो पिछली हुकूमत में भी ये पार्ट थे, फिर जो दरमियान में इंटरिम हुकूमत आई PDM की, उसमें भी MQM उसका पार्ट थी। जब ये सेंसस हो रहा था तो अमीनुल हक साहब उस कमेटी का हिस्सा थे ना, जिसने सेंसस अप्रूव किया है, जिसने सेंसस कंडक्ट किया IT के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि कन्वीनियंटली अपनी किसी बात में वजन पैदा करने के लिए, अपने किसी मुतालबे को जोर देने के लिए खामखा आप एक फुलझड़ी जब सूबे की छोड़ते हैं, उसके पीछे आपका कोई प्लान नहीं भाई फुलझड़ी नहीं है, आप गंडासा मारते हैं, डंडा मार के बात करते हैं, आपका धमकी आमेज लहजा होता है। कुछ और बात कर,
यार मैं इस पार्टी में रहा हूँ ना, मैं बहुत ऐसे इस पार्टी में रहा हूँ भाई, और मैं अच्छे रोल में रहा हूँ, पॉलिसी में एक यूनिट से लेवल से कारकुन आया हाजी हूँ, पार्टी मुझे सब इन्हीं की पता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि कन्वीनियंटली सिर्फ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करके आगे निकल जाना और उसके पीछे कोई कैंपेन ना होना, कोई पॉलिसी ना होना, और फिर खामखा सिंध के सूबे के अंदर 2 इकाइयों में नफरतें खड़ी कर देना, और फिर ना आपका वो मकसद हो ना किसी और पार्टी का मकसद हो। एक आप बयान दे दें, सामने से जवाब आ जाए। और सिंध में निचली सतह पे अब अरशद भाई को पता है कि एमकेएम की सपोर्ट सिर्फ कराची में तो नहीं है, एमकेएम का सपोर्ट तो पूरे सिंध में। अब उनको आपने खड़ा कर दिया कि एक नारा देके, खोखला नारा देके वो लग गए वहां पे अपने सिंधी भाइयों के साथ, सिंधी भाई लग गए महाजिर भाइयों के साथ कि भाई ये क्या होने जा रहा है, और होने कुछ नहीं जा रहा। मेरा मानना ये है कि ऐसी बातें ना करें जिससे कोई आपका सियासी मसला तो शायद हल हो जाए, लेकिन निचली सतह पे आप एक इंतशार की कैफियत पैदा करते हैं। लड़ाई सिंध तकसीम नहीं होना, सिंध की तकसीम की बात कभी एमकेएम ने नहीं की, बल्कि एमकेएम ने हमेशा एक है, जब सिंधु देश की क्यादत वो चलती तहरीक, तो अरशद भाई को याद होगा हमारे एमकेएम के दोस्तों को, हम एमकेएम थे ना, एमकेएम तो सबसे बड़ी फोर्स थी कि सिंधु देश नहीं बनने देंगे, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। और आज भी मैं समझता हूँ कि हम इस चीज की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये बातें इनकी ठीक हैं, ये मुतालबात इनके ठीक हैं। इसके लिए देखे ना अरशद भाई, जो नंबर गेम है पार्लियामेंट में, आप तो मेंबर असेंबली हैं, वो नंबर गेम पूरा होना है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मैंने आपको बयान दे दिया, आप असेंबली में बैठे होंगे, आपने सुना होगा। जरूरत तो ये थी ना कि उसके बाद कोई मुलाकातें होती हैं, कोई बातें होती हैं, आपकी तरफ से अप्रोच होता है कि आपने इनवाइट मुज़ाकरात होते बजाय इसके आपने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छी है चलें ठीक है, अपने मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन उसमें ये बात सर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरशद वोरा साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो अंदाज सियासी तौर पे इनका जरूरी होगा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं में इनसे शायद वादा किया गया था, वो वादे चूंकि पूरे नहीं हुए और इनको बता दिया, उसी का जिक्र किया गया। अरशद वोरा साहब आपने कहा जी हमने पैसे नहीं मांगे, हमने वजारतें नहीं ली, हमने अपना कोई ड्यू शेयर नहीं मांगा और अपने शेयर को नहीं बढ़ाया, और उसके बावजूद हमने हाँ कर दी और हमने तरमीम में वोट दिया, लेकिन हमसे जो वादा किया गया उसको पूरा नहीं किया गया। ये तो फिर आपकी वफाक से शिकायत होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी से क्यों हो रही है आपकी शिकायत? देखिए मैं आपको बताऊं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिलावल साहब ने जब ऑन द फ्लोर ये कहा कि 140A पे हमारे साथ मीटिंग नहीं हुई और ये तमाम जो बातें ऑन द फ्लोर कही, मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूं कि पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप उस मीटिंग में बैठी हुई थी, जो कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने जिस पे काफी 2 दिन तक बड़ा थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ उस पे, और उसमें जो है उनके लोग जो है, जो कमेटी के वहां पे अगर 5 लोग बैठे हुए थे तो 5 में से 2-3 फेवर में थे उसके, लेकिन उनका ये कहना था कि इसमें कुछ चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं, और उसको तो हमने ये कहा कि उसको 2 घंटे 4 घंटे प्रोलॉन्ग कर देते हैं और उसको डिस्कस कर लें आप। लेकिन हुआ ये कि उनको जो हिदायत मिली थी, उन्होंने कहा नहीं अभी इसको नहीं करना, अभी आप इसको साइड में कर दें। तो इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कमेटी वेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेलीगेशन वाज ऑलरेडी, कमेटी के मेंबर थे उसमें, मैं नाम अगर कहेंगे तो नाम भी ले दूंगा मैं आपको, लेकिन उसमें जी रजा साहब बताना चाह रहे हैं। मैं अरशद भाई ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बिलावल साहब ने जो कहा था वो कमेटी की बात नहीं की थी। बिलावल साहब ने कहा था कि जो संविदा मुझसे शेयर हुआ था उस कमेटी बनने से पहले, उसमें 140A का जिक्र नहीं था, और आपको पता है कि नहीं था, वो जिक्र आपने छेड़ा है कमेटी में। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने बिल्कुल, क्योंकि वो तो बयान आ गया था ना कमेटी में, आपने बात कर दी है, लेकिन जो मुसविदा बिलावल साहब को दिया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसमें 140 का जिक्र नहीं था, तो मैंने कहा तस्दीक कर दूंगा। ठीक है बात, लेकिन इट वाज ठीक है, पीपल्स पार्टी वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हुआ था, और कैबिनेट की मीटिंग से जब ये अप्रूव होके आगे कमेटी में आया था तो उस वक्त तक इट वाज ऑलरेडी पब्लिक। अरशद भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यार खुदा के वास्ते कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कैबिनेट से मुसविदा पास हुआ, वहां पे हुआ नहीं। अब जिससे आपको शिकायत होनी चाहिए ना आसिम भाई, मेरा भी वही सवाल है कि वफाक से क्यों नहीं शिकायत कर रहे आप, पीपल्स पार्टी से क्यों शिकायत है? होना नहीं था पीपल्स पार्टी से क्यों शिकायत करें? मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद पॉजिटिव बात ये कि चलो नहीं हुआ, नहीं मानी गई इनकी। 28 में बिलावल साहब ने इंडिया दे दिया, हाँ जी क्या दिया, आपको पॉलिटिकल मूवमेंट करें ना, डायलॉग करें, जाएं। मैं वक्फा लेता हूँ अरुण साहब, इसके बाद इस पे मजीद दोबारा बात करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की जगह आपका वफाक के साथ शिकवा बनता है, उनसे मुतालबा बनता है एमकेएम का, पीपल्स पार्टी निशाने पे क्यों आ जाती है? मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। रज़ा हारून साहब और मोहम्मद अरशद वोरा साहब हमारे साथ MQM के मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रज़ा हारून साहब हैं। अरशद वोरा साहब, मेरा वही सवाल है कि इस पे शिकवा रज़ा साहब ने भी यही कहा, मेरा भी लॉजिकली बात ये बनती है कि कैबिनेट ने जब इसको अप्रूव किया था और उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं थी, कमेटी में आप लोगों ने जिक्र ज़रूर किया, तो आप वफाक से शिकायत करें, पीपल्स पार्टी से क्या लड़ाई है आपकी? देखिए, वफाक से शिकायत करना जाहिर सी बात है, वफाक से शिकायत करना बनता है, लेकिन वफाक के नंबर्स तो जब पूरे होंगे ना, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस बिल को। अच्छा, हिस्सा बराए जुस्सा, हिस्सा बराए जुस्सा आप कह रहे हैं कि उनके जुस्से के हिसाब से उनको मान लेनी चाहिए आपकी बात? किसको मान लेनी चाहिए? पीपल्स पार्टी मैं को। ये बात कर रहा हूं कि नंबर्स जो हैं, देखें आपकी 27वीं तरमीम के नंबर्स उस वक्त पूरे होते हैं जब तीनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, बाप पार्टी, जब ये सब सारे वोट PMLN-Q, ये सारे वोट इकट्ठे होते हैं, तब जाके 27वीं तरमीम पास होती है। अब इसमें जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो वफाक उस वक्त तो बेबस है ना। अब उसमें कई और चीजें जो कि मैं अभी नहीं लेकर आना चाहता, शायद अगर आप मेरी स्पीच देख लें तो उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट किया। 240 से उन्होंने अपना नाम निकलवाया। मैंने कहा जब 240 हो सकता था तो 140 पे भी उस वक्त MQM जो है उसको बहरहाल बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सका। अब जो चीजें सामने आई हैं, अब जितना ये हाईलाइट हो चुका और जितना, जैसे अभी रजा भाई ने कहा कि इवन बिलावल साहब ने भी ये कह दिया कि ठीक है हम इस पे बैठेंगे और 28वीं तरमीम में इसको लेकर आएंगे, तो ठीक है। इसमें देखिए MQM ने जो बिल दिया है, अब उसमें डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ इफ्स और बट्स चेंज करने हो, कुछ चीजें अमेंड करनी हो। जैसे मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से बात हुई, उनका इसके परमिएबल में चेंज करना है कुछ थोड़ा सा, तो जो चीजें मतलब ये ऐसा कोई नहीं है। आप जो चीज मतलब हम जब बात करते हैं कि पावर को डिवॉल्व करना है, निचली सतह तक ले जाना है, तो उसके लिए हम भी बैठने को तैयार हैं। आप डिस्कस करें, जो चीजें आवाम के लिए बेहतर होंगी, वी आर रेडी टू डू दैट अमेंडमेंट्स। यानी आप ये बात तस्लीम करते हैं कि विदाउट पीपल्स पार्टी आपके इस मौकिफ की तायीद नहीं हो सकती और उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। आपका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा बराए जुस्सा में जो किरदार है वो जुस्सा बड़ा है, यानी कि उनकी मर्जी से आपके कहने पे उनके अंदर चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है। रजा भाई, मेरी तो समझ में यही बात आई कि आप लोगों की, जी प्लीज अरशद साहब। देखें, सॉरी रजा भाई, असल में जब ये इस तरमीम पर हमारी तमाम लोगों से मीटिंग्स हुई ना, और उस मीटिंग्स में मतलब हम ये नहीं चाह रहे थे कि आउट ऑफ द प्रिंसिपल्स जाके हम कोई काम करें, और अदरवाइज ये वो तरमीम है जो कि PTI के मंशूर में भी है, ये वो तरमीम है जो कि PMLN के मंशूर में भी है, ये वो तरमीम है जो सारी सियासी जमातों के मंशूर में भी है। तो बात ये है कि जब हम ये तरमीम, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PMLN नाराज करके ये तरमीम लेकर आती, तब भी हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि इसको वोट मिल जाते और ये पास हो जाती। लेकिन प्रिंसिपली एज एन अलाइज वी एग्रीड कि 28th अमेंडमेंट में इसको लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आएगी। जी रजा साहब, आपका टेक मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये तो तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर ये तरमीम होनी नहीं है और ना ये शिक शामिल की जाएगी तरमीम के अंदर। MQM का जो हिस्सा बराए जुस्सा में किरदार है वो छोटा है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, नंबर गेम की बात है, तो नंबर गेम का उन्होंने जिक्र किया आपके पास, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तो तरमीम पास होना तो दूर की बात है, उसको पिच भी नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों पे दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि ताकि आप लोग, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर है कराची के और सिंध के, कि आप लोग इसके ऊपर अपना असर डालकर इस चीज़ का, इसको मुकम्मल तौर पर इसको लॉन्च करवाया जा सके। आसिम भाई, सिविल सोसाइटी की डिमांड है, पंजाब असेंबली ने करारदाद पास की है, सिंध के अंदर मुझे नहीं पता कि MQM ने इसको करारदाद जमा कराई नहीं कराई, या उस पर कोई एक्टिविटी है नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको सिंध के अंदर एक डायलॉग की, अभी मैं अरशद भाई बात करें ना, मेरे ख्याल में पहली मुलाकात MQM की पीपल्स पार्टी से कमेटी में हुई होगी इस मसले पे, जबकि 2 साल से ऊपर हो गया ना आपके बिल जमा कराए हुए। जी बैठते नहीं है ना, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते ना, मसला तो ये है। सर मैं एक आसिम भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, शायद 2 साल पहले फैसल सलवारी साहब ने या जावेद अली साहब ने ये पार्लियामेंट में जमा कराया था, उससे 1 साल पहले सादिया निश्तर साहब जमा करा चुकी है सेनेट में। ये 2 पेंडिंग बिल्स हैं, तो अगर आपने जमा कराया था उसके बाद आपको लॉबिंग करनी थी ना, जो लॉबिंग का काम है, जैसे पंजाब असेंबली ने इसको पास कर दिया, तो वो लॉबिंग तो सियासी होगी,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगी, बिल्कुल वो सही प्रेस है। कॉन्फ्रेंस सुबह मांगने से नहीं होगी। सुबह मांगकर आप अपने आप बलदियाती मसाइल वाली बात से भी जो है ना वो पीछे हट जाते हैं। आप सामने वाले को राजी करने के लिए, जब वो खुद कह चुके हैं, मैं तो चेयरमैन की बात कर रहा हूँ ना, मैं पीपल्स पार्टी के किसी और लीडर की बात ही नहीं कर रहा अर्शद भाई, और आप असेंबली में बैठे थे जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, आपको इनवाइट कर लिया, इस मसले को अप्रिशिएट कर दिया, पंजाब असेंबली की करारदाद मौजूद है, आपका बिल मैं समझता हूँ कि यकीनन एक अच्छा बिल होगा। अब उसमें इफ्स एंड बट्स और फुल स्टॉप और कामा और ये सभी चेंज होने होंगे ना, तो ये तो आपको पॉलिटिकल मूवमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट से मुराद है पॉलिटिकल डायलॉग को इनिशिएट करने की जरूरत है। आपको उस बात को लेकर चेयरमैन की पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, लीडर के साथ मुलाकातें करने की जरूरत है। आपको एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल इसके ऊपर, और एजिटेशन से आपको पता है कि एजिटेशन भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब उसके बाद एक अच्छा खासा बना बनाया मसला है जिसमें बातचीत हो सकती है, उसमें आप एक ऐसा इशू डाल दें कि जिससे नीचे अवाम में जो रिएक्शन आ जाए। सर, $1 ट्रिलियन की दुनिया मुआहदे कर रही है, सऊदी अरब और अमेरिका की दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हमें गटर ढक्कन और सड़कों की बातें और पानी के मसले नहीं हल हो रहे कराची के, हमें डंपर नहीं कंट्रोल हो रहे जो कि लोगों को रोज मारी जा रहे हैं। हमें सर मैं आपको बताऊं, कराची का जहां आपस के मसाइल को मिल बैठ के तय करना है। मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ कराची का एक बड़ा मसला उसकी गवर्नेंस का है, उसकी लोकल इख्तियारात का है, वहाँ कराची की मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस का है, वहीं कराची की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक साथ होकर बैठकर किसी हारून भाई, एक चार्टर जमाने में तो नो गो एरियाज बने हुए थे, आपको याद होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बने हुए थे। कैसे बने हुए थे आपको ये भी याद हो? जी पता है मुझे, डायनामिक्स कराची की मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। 92 से मैं तो देखिए ना, मैं तो इस पार्टी में रहा हूं, मैं तो एमकेएम को 1986 से लेकर के 2016 तक डिफेंड कर सकता हूं। मुझे तो एक एक चीज का पता है, लेकिन चूंकि जाहिर है मैं उनका नुमाइंदा रिप्रेजेंट नहीं हूं। साहब, हमने तो खंबे बजते हुए भी देखे हैं। मैं तो एक एक दौर में जो बात करते हैं ना लोग आज खड़े होकर एमकेएम पे, अब आई डोंट नो वोड़ा साहब को याद है कि नहीं है, हमने तो खंबे बजते हुए भी देखे हैं कराची में एमकेएम के, जब खंबे बजाए जाते हैं। एमकेएम ने लीडरशिप पैदा की है ना, एमकेएम ने मिडिल क्लास की, वर्किंग क्लास की लीडरशिप पैदा की है, खड़े किए ना लोग। तो वो एक ठीक है, एक अच्छा दौर था। 2016 में उसकी तजदीद और तकफीन हो गई। अब ये एमकेएम वाले जो है, अब एमकेएम वालों को चाहिए कि अपने आप, भाई आप 21 एमएनए हो, 21 है 22 है भाई, मेरे ख्याल से 22 एमएनए है यार, 22 एमएनए है यार। वहाँ 6 वाले, 6 जिसके एमएनए, 6 या 7 एमएनए अरशद भाई, 6 या 7 एमएनए जिनके उनके घरों पे दरवाजे पे खड़े होते लोग, आपके पास नहीं आते। देखिए मैं आपको बताऊं रजा भाई, ये बड़ा वैलिड सवाल है इनका कि आपके 22 मेंबर होते हुए भी आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं। चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब से डायरेक्टली बात हुई, बिलावल साहब के पास हमारे चेयरमैन खुद गए, उन्होंने कहा ये इश्यूज हैं, उन्होंने कहा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं और आप मीटिंग करें और ये करें। दैट नेवर मटेरियलाइज्ड। उसके बाद दोबारा रिमाइंड भी करवाया, दैट नेवर मटेरियलाइज्ड। देखें बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज सिंध में जो उनका, जिस तरीके से उनके पास सीटें हैं, जो सीटें उनके पास मौजूद है, उन्हें एमक्यूएम से डायलॉग करने की जरूरत नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो है बिल्कुल ऑन और ऑन है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, व्हाट वी आर डूइंग इज राइट। ठीक है, अभी देयर आर इश्यूज। आप जो है कराची की, जब अब सड़कों की बात करते हैं, कराची की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ये जो सिंध दिखाते हैं ना, ये जो सिंध इसमें न्यूज में और ये आपके एडवर्टीजमेंट से अरबों रुपए के फंड से चलता है। मैं आपको ये बताऊं कि ये 200 बसें चलाते हैं और ये मेन रोड दिखाते हैं। मैं किसी वक्त इनको ले जाके दिखाऊं। सर अभी तो डबल डेकर बसें सिंध में चलने लगी हैं कराची में, मजदूरों को हजारों ईवी बसेस आ गई हैं बसों पे, मजदूरों को हजारों मजदूर बसों की छतों पर बैठते हैं आज भी। ये 200 बसों से जो है ना कराची का मसला नहीं। जिस दिन मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं 200 बसें लेके आ रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ने उस दिन कहा कि कराची का हल जो है वो 200 बसें नहीं है, कराची का हल 15,000 बसें हैं। देयर आर इश्यूज। देखें मैं फिर आपको ये कहता हूं कि आप कराची की पॉपुलेशन खुदा के वास्ते सही गिन लें। रजा भाई ने कहा कि आपने जो है उस वक्त आपके मिनिस्टर थे, क्या किया? 1,65,00,000 पे रोक दी गई थी। 1,65,00,000 से 70 लाख लोग जो है 15 दिन में बाजियाब कराए गए। हमारे बेचारे कारकुन जो है वो ले जाके, लेकिन उनकी भी एक लिमिट थी। उन्होंने 1,65,00,000 वाज फाइनलाइज्ड, जिसको के 2,16,00,000 पे ले जाके रोका। तो मेरा कहने का मकसद ये ऐसा नहीं है कि हम एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं।
we are doing all our efforts, लेकिन it still needs further support from maybe the federal government और जो भी इदारे इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, बड़ा उन्हें साहब, कराची की चुटकी तो आप पीपल्स पार्टी को काट रहे हैं ना, चुटकियां तो आप पीपल्स पार्टी को काटते हैं और बात आप वफाक की तरफ इशारे कर रहे हैं। हारून साहब क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रहा हूँ कि देखें अरशद भाई अगर वफाकी वजीर होते ना ये वाली बात नहीं करते अभी। इनको होना चाहिए वफाकी वजीर। भाई आपका गवर्नर बैठा हुआ है, आप अब नहीं बन सकेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका गवर्नर बैठा हुआ है सिंध में, उसका काम है लाइजन करना वफाक और सूबे के दरमियान। जी, ब्रिजिंग करता है गवर्नर, ब्रिजिंग करता है, जिसका काम है गवर्नर साहब के ऑफिस, आपके पास एक ऑफिस है सिंध में, गवर्नर का ऑफिस है। इसका काम है कि दोनों सियासी जमातों को मिला के, पॉलिटिकल बंदा है ना, दोनों समातों को मिलाकर मीटिंग्स कराए। आपके दो वफाकी वुज़रा हैं जिनका काम है कि इन तरह मामला के अंदर प्रोएक्टिव हो और इसके अंदर देखिए ना, सियासत करिए ना खुदा के वास्ते। मैं एक बात बताऊं, रजा भाई की बात काट रहा हूं, मैं रजा भाई की बात काट रहा हूं। मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जो है ना, जो एमक्यूएम के अल्फाज निकलने चाहिए, जो एमक्यूएम के लोगों को बात करनी चाहिए, इस वक्त रजा भाई वो बात अपने मुंह से कर रहे हैं। जी, अंदर की एमक्यूएम निकल रही है, इनके अंदर की एमक्यूएम निकल रही है। मैं आपके नुक्ता नजर से जो ना कराची बिल्कुल सही निकल रही है। मैं इनकी इन बातों की नफी भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं इनको इन बातों पे सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हों, और मुज़ाकरात ही वाहिद हल होता है हर मसले का। और कराची का मसला जो है वो सिर्फ एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी का नहीं, वापस ये सिंध का मसला या कराची का मसला हो, लेकिन ये है कि मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात। ये आप वफाकी वजीर बना के छोड़ेंगे इनको। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। अरशद वोहरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ये हैं कि ट्रंप और जो हम बात करते हैं क्राउन प्रिंस की मुलाकात, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग का, भारत की जंग का जिक्र छड़ा, और एक और जंग होते होते रुकवाई। ये ट्रंप का ऐलान था कि जो भारत करना चाह रहा था, जिसकी तरफ हम कई दिनों से इशारा कर रहे थे, और उसके इरादे जो थे, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो डिफेंस कमेटी के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है पाकिस्तान भारत जंग के हवाले से, तो उसके अंदर पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र किया गया, और चाइनीज़ इक्विपमेंट यानी कि चाइनीज़ असलहे के साथ पाकिस्तान की इस्तदादकारी के हवाले से बात की गई है कि भारत के राफेल तैयारे गिराए गए, और उसके बाद ये है कि ये हॉट सेलिंग आइटम बना डेफिनेटली चाइना के लिए भी। जो इक्विपमेंट और जो हार्डवेयर यानी कि जो मशीनरी या जहाज़ इस्तेमाल किए गए थे वो दुनिया की नज़रों में आ गया, यानी कि वो सेलिंग पॉइंट से भी उनको बड़ा बूस्ट मिला। इसको भी एडमिट किया गया है, यानी भारत के लिए एक और थप्पड़ रसीद हुआ है उसके मुंह के ऊपर, उसके झूठ का पलंदा जो वो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है। वैसे तो उसको झूठा डिक्लेयर कर दिया गया है, डेफिनेटली उसको झूठा डिक्लेयर करने वाले पूरी दुनिया के लोग हैं जो कि इस वक्त देख रहे थे कि पाकिस्तान ने उसका क्या हाल किया, और उसने सीज़ फायर के लिए किस तरह ट्रंप के पांव पकड़े जो बाद में मुकर गया। लेकिन बात वही है, पाकिस्तान की सालमियत पे कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान के लिए हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए जब हम बात करते हैं तो हर इंसान और हर पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी फोर्सेस के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहेगा, खड़ा है। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।